हेलो एंड गुड इवनिंग टू यू ऑल। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा किसका? कामयाबी का। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने घरों में हैं और जोरों शोर के साथ तैयारियों में भी लगे हुए हैं। तैयारियां तो बच्चों करनी भी पड़ेगी ना, क्योंकि अब आप देने वाले हो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम। अब तो आपके एग्जाम्स की डेट भी आ गई है, तो तैयारियां अब उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को भी शुरू करनी पड़ेगी। और आप लोग की इन्हीं तैयारियों को बेहतर करने के लिए हमने आप लोग के लिए एग्जाम्पलर सीरीज कंप्लीट शुरू कर रखी है बच्चों। एनसीईआरटी के ऑलरेडी सॉल्यूशंस हम लोग आप लोगों को करवा चुके हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बारी आती है सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। एग्जाम्पलर क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताता हूं बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी जो आप लोग की बुक है, इसी तरह से बोर्ड्स आप लोग के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इशू करती है। तो दोनों बोर्ड्स के द्वारा जारी करी गई बुक्स हैं, तो इन बुक्स में से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों आप लोग के क्वेश्चंस आने के, क्योंकि जो बोर्ड ये भी कहता है कि बच्चों आप लोग के जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम पार्ट होता है कि उसमें से आप लोग के जो बुक्स बोर्ड्स के द्वारा आप लोग को इशू करी गई है उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस उसमें से घुमा फिरा के रेफरेंस बुक्स में से आप लोग को मिल जाते हैं। तो बच्चों जो बोर्ड्स के द्वारा इशू बुक है, जो बोर्ड्स आप लोग को इशू करके दे रहा है, उन बुक्स के सारे क्वेश्चंस आप लोग को करना बहुत अच्छे से जरूरी है बच्चों। इसी चीज के लिए, इसीलिए हम लोग आप लोग को एनसीईआरटी ऑलरेडी करवा चुके हैं, अब एग्जाम्पलर करवा रहे हैं। तो एग्जाम्पलर की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के सेशन के अंदर हम बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की चैप्टर नंबर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसकी एक्सरसाइज 5.2 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन जरूरी है। तो बच्चों बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ खुद के ऊपर एक बार विश्वास तो करके देखो, आप बड़े से बड़े मुकाम तक हासिल कर जाओगे। तो खुद पर एक बार विश्वास करना जरूरी है। जब तक आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज को, कोई भी टारगेट जो भी आपका ड्रीम है उस तक नहीं पहुंच पाओगे। तो पहले खुद पे विश्वास रखो कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, मैं इस बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर फुल में से फुल मार्क्स लेके आऊंगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर, मैं इस बार बोर्ड के अंदर टॉप करके दिखाऊंगा, मैं इस बार अपने स्कूल के अंदर टॉप करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये खुद में आप लोगों के अंदर बिलीव होना चाहिए, ठीक है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए अब इसी जोश के साथ, यही दमखम के साथ हम आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर हमने कल शुरू किया था एग्जाम्पलर का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 कल हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप लोग के सामने क्या कहता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप लोग के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, जस्टिफाई योर आंसर। क्या आपको डिफरेंट यहाँ पे सीक्वेंसेस गिवन है, आपसे पूछ रहा है क्या ये एपी है, अपना आंसर जस्टिफाई करके बताइए। तो देखो कोई भी अगर सीक्वेंस मुझे गिवन होता है तो मैं कैसे बताता हूं कि वो एपी है या नहीं है। कि सर अगर कोई भी सीक्वेंस मुझे गिवन है और उसमें अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो मैं कह देता हूं सर एपी है। तो यहां पे अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करके देखूं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है सर? 0 का। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को लेस करके देखूं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है सर? 0 का। यहां पे इसमें से इसको लेस करके देखें तो यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0 का। यानी कि डिफरेंस तो सर हमेशा सेम है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हर एक में सेम है, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो फिर उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं सर? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो यस, आंसर दे देंगे यस, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। देखो इजीली आप इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर पाए। अगर ऐसे ही और भी बहुत सारे सीक्वेंसेस अभी हमको देखने हैं तो अब आप लोग आंसर करोगे। चलिए नेक्स्ट सीक्वेंस बताओ जरा। 0 2 0 2 सीक्वेंस तो है ना ये? क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? चेक करके बताओगे कि सर देखो 0 2 सीक्वेंस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सर 0 2 फिर 0 2 अगला नंबर आप बता सकते हो कि सर वो भी आएगा 0, उसके नेक्स्ट नंबर आप बता सकते हो कि सर वो भी 2, उसके नेक्स्ट नंबर आप बता सकते हो, फिर 0 आएगा, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 आएगा। सर इस तरह से ये आगे तक चलता जाएगा। तो एक सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस तो है, कोई पैटर्न तो चल रहा है सर इसमें, लेकिन क्या वो पैटर्न अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है? चलिए जरा चेक कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कौन से सीक्वेंसेस को कहते हैं जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए? तो अगर मैं 2 में से 0 को लेस करके देखूं तो कॉमन डिफरेंस आता है सर किसका? 2 का। अगर मैं 0 में से 2 को लेस करके देखूं तो कॉमन डिफरेंस आता है कितना सर? -2 का। अरे सर
एक बार डिफरेंस आया 2 का, एक बार -2 का, तो क्या ये इक्वल हुए? नहीं सर, नहीं। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर था कि सर ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हम लिखेंगे सर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो नॉट एन एपी, आंसर हो जाएगा नॉट एन एपी, ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा आंसर। ठीक है, सीक्वेंस जरूर है, ये सीक्वेंस जरूर है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्या ये सीक्वेंस है, तो आप कहते हैं यस सर सीक्वेंस तो है, लेकिन ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये भी आपने सॉल्व कर दिया। चलिए और सीक्वेंसेस देखते हैं। अगला देखो 1 1 2 2 3 3, इस तरह से क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? सीक्वेंस तो चल रहा है सर, 1 1 2 2 3 3, फिर आएगा 4 4, फिर आएगा सर 5 5, फिर आएगा सर 6 6, सीक्वेंस तो बना रहा है सर, सीक्वेंस तो चल रहा है, मैं पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन क्या ये पैटर्न एपी का है, ये कैसे पता लगेगा? सर कॉमन डिफरेंस से। अगर मैं यहां पे कॉमन डिफरेंस देखूं तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस किया तो 1 में से 1 गया, डिफरेंस आया सर 0 का। अगर थर्ड टर्म में से सेकंड को लेस किया तो डिफरेंस आया सर 1, यहीं रुक गया मैं, तो यहीं रुक गया सर। देखो एक बार डिफरेंस 0 का आ रहा है, एक बार डिफरेंस 1 का आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। और रीजन क्या होगा कि सर रीजन ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट एन एपी, डिफरेंस सेम नहीं है। ये भी आंसर हमने बता दिया बहुत इजीली। आप देख रहे हो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आप कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। बच्चे पता नहीं क्यों जबरदस्ती घबराते हैं, बातों से घबरा जाते हैं। एक दूसरे के मत सुना करो बच्चों। और जो बच्चे कहते हैं ना कि सर एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस नहीं होते, तो उन्हें सेशन में लेके आओ, देखो उनके सामने यहाँ पे लाइव अपन सॉल्व करेंगे, तो फिर आप कहोगे कितना इजी है सर, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11 22 33, अगला बताओगे कि सर 33 के बाद क्या आएगा? सर 44, अगला बताओगे सर 55, अगला बताओगे सर 66। सीक्वेंस तो बन रहा है सर, सीक्वेंस तो बन रहा है, पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, सीक्वेंस तो बन रहा है। 66 के बाद आप बता सकते हो 77, फिर बता सकते हो 88, फिर बता सकते हो 99, ऐसे चलता रहेगा सर, ये सब चलता रहेगा। लेकिन क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है? उसके लिए तो मुझे कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस तो था, अगर मैं 22 में से 11 को लेस करूंगा तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपने देखा यहां डिफरेंस आया सर 11 का। 33 में से 22 को लेस किया तो डिफरेंस आया सर कितना? 11 का। 44 में से 33 को लेस किया तो भी डिफरेंस 11 का। किसी को भी डिफरेंस आप देख लो, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा 11 ही चल रहा है, तो डिफरेंस हमेशा 11 था। डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम विच इज इक्वल टू 11। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो फिर से हम क्या कहेंगे? सर एपी है, एपी, दिस इज एन एपी, ये एक एपी है। ये इसका आंसर हम दे देते। सिंपल क्वेश्चन का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ये भी सॉल्व। अगला देखते हैं। अगला देखो, अब आपको पैटर्न क्या दिया हुआ है? 1/2, 1/3, 1/4। सर क्या हो रहा है यहाँ पे? 1/2, 1/3, 1/4, क्या सर ये एक एपी फॉर्म कर रहा है? कॉमन डिफरेंस निकाल के देखें सर, इन दोनों का डिफरेंस देखो आप पहले। 1/3 में से 1/2 लेस करके देखना सर, एलसीएम लेके करना पड़ेगा। 1/3 माइनस 1/2, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा सर 6। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस का 3, 2 में से 3 को लेस किया तो यह आएगा माइनस का 1/6। अच्छा इन दोनों को जरा लेस करके देखूं तो सर ये आएगा 1/4 माइनस का 1/3, यहां से एलसीएम आएगा सर कितना? 12, ऊपर आ जाएगा सर 3 माइनस का 4, देखो सर क्या आया? माइनस का 1/12। सर यहां पे एक बार फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस कितना था सर? कॉमन डिफरेंस कितना था? माइनस का 1/6। इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? माइनस का 1/12। क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? नहीं सर, नॉट सेम। अगर सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे? नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। हमारा काम बस इतना सा है कि सर हमें तो डिफरेंस देखना होता है। अगर डिफरेंस सेम आ गया तो कह देता हूं सर एपी है, डिफरेंस सेम नहीं आया तो कह देते सर एपी नहीं है। तो यहां डिफरेंस सेम नहीं था इसलिए कह दिया सर एपी नहीं है। तो ये क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट सॉल्व। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो
इस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो जैसे एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो ऐसे इनको अगर इस तरह से दिया हुआ है ना, तो पहले अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो लिखो। ये 2 तो एज इट इज रह गया। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि सर 4। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि सर 8। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है सर 16। तो नेक्स्ट आगे की टर्म आप गेस कर सकते हो, 2 की पावर 5, उसके आगे की टर्म 2 की पावर 6, उसके आगे की टर्म 2 की पावर 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो सर सीक्वेंस तो बना रहा है, लेकिन क्या ये एपी बना रहा है? तो इसके लिए तो मुझे कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो अगर मैं आगे की टर्म्स और भी लिखता तो ये आता नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 64, नेक्स्ट 128 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते रहते। तो यहां पे डिफरेंस अगर देखूं तो 4 और 2 के बीच का डिफरेंस है सर 2 का, 8 और 4 के बीच का डिफरेंस है सर 4 का, 16 और 8 के बीच में डिफरेंस है सर 8 का। तो डिफरेंस क्या सेम है? यहां 2 का था, यहां 4 का था, यहां पे 8 का था। सर डिफरेंस नॉट सेम, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं होता है तो हम लिख देंगे सर, सीधा सीधा आंसर बताओगे नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, कि सर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आंसर तैयार आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 6th पार्ट ये भी हमने सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपसे पूछता है क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है? मन की आंखों से देखो, ऐसे ही आंसर मत दे देना। आप ऐसे अगर आप कॉमन डिफरेंस देखने जाते तो आप बोलते सर √12 में से √3 माइनस कर दो, √27 में से √12 माइनस करो, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको मन की आंखों से दिखाऊंगा कि सर ये √3 तो एज इट इज रहने दो। क्या √12 को मैं ऐसे पढ़ सकता हूं कि सर 4 × 3? क्या √27 को ऐसे पढ़ सकता हूं कि सर 9 × 3? क्या 48 को मैं ऐसे पढ़ सकता हूं कि सर 16 × 3 एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहेगा। अब √3 ये तो एज इट इज रह गया, करेक्ट। √4 का अगर √4 को सॉल्व करूं तो ये आएगा सर 2√3, इसे सॉल्व करूं तो सर ये आएगा 3√3, इसे सॉल्व करूं तो सर ये आएगा 4√3। अब जरा चेक करना कि सर ये √3 को तो √3 लिखा, √12 को मैंने 2√3 लिख दिया, कोई दिक्कत? पैटर्न दिखाया मैंने। √27 को मैंने 3√3 लिख दिया, √48 को मैंने 4√3 लिख दिया, इस तरह से लिखा है। तो अब देखो सर क्या कॉमन डिफरेंस सेम आता है? इन दोनों का डिफरेंस कितने का है सर? 2√3 में से √3 माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा सर √3 का। अच्छा 3√3 में से अगर 2√3 माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा सर √3 का। 4√3 में से अगर 3√3 माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा सर √3 का। डिफरेंस हमेशा सेम है, डिफरेंस हमेशा सेम है कि सर कॉमन डिफरेंस डी जिसकी वैल्यू आई है कितनी? √3, और वो सेम है। सेम होने की वजह से मैं कहूंगा क्या है ये? दिस इज एन एपी, ये एक एपी है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आंसर ठीक है। आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा कि सर ये एपी नहीं फॉर्म कर रहा, लेकिन आपने जब उसको सॉल्व करके मन की आंखों से देखा तो मैथ्स आपको फील होगी और आप कहोगे सर ये तो एक एपी था, इसके अंदर छुपा हुआ था, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट ये भी हमने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सरसाइज 5.2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट -1 -3/2 -2 5/2 फॉर्म एन एपी एज A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। कि सर एपी होने के लिए कंडीशन तो ये ठीक लिखी हुई है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस A2 - A1 और A3 - A2 ये इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे चेक करके देखूं क्या ये डिफरेंस सही में इक्वल है, अगर इक्वल हुआ तो मैं कह दूंगा हाँ सर ये एपी है। ट्रू या फॉल्स यही तो पूछ रहा है। तो ये मेरे लिए फर्स्ट टर्म है, इसे मैं A1 से डिनोट करता हूं, ये सेकंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म A3 और ये फोर्थ टर्म A4। अब बताओ जरा अगर मैं A2 - A1 निकालूं, A2 - A1 चेक करूं तो A2 में से A1 माइनस का 3/2, उसमें से माइनस करना है A1 दैट इज -1। सॉल्व करा तो ये आएगा माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस का 1। बोलो 1 इसमें से अगर एलसीएम लूंगा 2 तो ये आएगा ऊपर -3 प्लस का 2, सॉल्व करेंगे आएगा माइनस का 1/2। करेक्ट। अच्छा अगर मैं इसी तरह से A3 - A2 करूं कि सर A3 में से A2 को माइनस करा जाए तो A3 में से A2 को माइनस करें तो ये आएगा माइनस का 2 माइनस का 3/2। करेक्ट, करेक्ट इज इक्वल टू, तो लिखूंगा सर माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 3/2। आप बोलोगे सर एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2
एलसीएम 2, ऊपर लिखोगे सर माइनस का 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू -1/2। अभी तक तो सर डिफरेंस सेम आया, अभी तक तो डिफरेंस सेम आया, लेकिन सर क्या बस इन दोनों को ही चेक करके मैं बता सकता हूं कि ये एपी है? आपने दो का डिफरेंस देखा, इन दोनों का डिफरेंस आया आपके पास -1/2, इन दोनों का डिफरेंस आया आपके पास -1/2। लेकिन अगर इन दोनों का डिफरेंस देखता कि सर अगर मैं A4 में से A3 को जरा लेस करके देखूं, वो भी तो सेम आना चाहिए ना सर, कॉमन डिफरेंस तो हमेशा सेम रहता है। तो अगर मैं A4 में से A3 को लेस करके देखूं तो आप कहोगे सर आप 5/2 में से माइनस करो किसको? -2 को। अब देखो सर ये आएगा 5/2 माइनस माइनस प्लस का 2, तो देखो क्या कहते हो, एलसीएम आया सर 2, 5 और प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 9/2। अब बताओ कि सर पहले दो में तो सेम दिख गया, लेकिन पहले दो से ही मैं ये नहीं बता सकता कि सर सिर्फ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 अगर हो गया तो मैं सीधे नहीं कह सकता कि सर ये स्टेटमेंट ये AP होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ये एक AP हो जाएगा। नहीं, मैं A3 में अगर मेरे को बाकी A3 में से A4 में से अगर A3 को मैंने लेस करके देखा तो डिफरेंस मुझे 9/2 दिखा, तो ये उस केस में ये इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ, बाकी के इक्वल नहीं आया, तो इस केस में हम कहेंगे ये एपी फॉर्म नहीं करता है। नॉट हम लिखेंगे नो या फिर लिख दो फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कि सिर्फ सर एपी को चेक करने के लिए आप A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 अगर इक्वल है तो आप सिर्फ इसी को देख के आप ये नहीं कह सकते कि सर ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। इसके अलावा भी मुझे बाकी के भी डिफरेंसेस चेक करने पड़ते हैं। सर A4 में से A3 भी माइनस करके देखूंगा जो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका स्टेटमेंट का रिजल्ट जस्टिफाई करके बता देंगे। जस्टिफाई भी कर दिया आपने, ठीक है, ये जस्टिफिकेशन हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजीली समझ में आया ना? अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर एन AP -3 -7 -11 कैन वी फाइंड डायरेक्टली A30 माइनस A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A30 एंड A20, गिव रीजन टू योर आंसर। कि सर बिना आप A30 और A20 की वैल्यू को फाइंड करें क्या आप A30 माइनस A20 डिफाइन कर सकते हो, इसकी वैल्यू बता सकते हो? तो मैंने कहा कि सर A30 माइनस A20 यही कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है ना। तो मैंने कहा सर A30 का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा कि सर इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं फाइंड नहीं कर रहा, लेकिन फॉर्मूला तो लिख सकता हूं कि सर A प्लस 30 में से एक कम 29D माइनस 20, A20 की वैल्यू क्या लिखोगे सर? A प्लस 20 में से एक कम 19D, इसी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखो सर ये A एज इट इज प्लस 29D माइनस A माइनस 19D। अच्छा जरा देखना क्या A से A गया? सर ये प्लस का A माइनस का A ये तो गए, 29 में से 19 को आप लेस कर सकते हो, तो ये बचा आपके पास ओनली 10D। तो सर A30 माइनस A20 की जो वैल्यू आप फाइंड करना चाहते थे ना, A30 माइनस A20 की वैल्यू किसकी इक्वल आई सर? 10D के इक्वल। मैंने डायरेक्टली इसकी वैल्यूज फाइंड नहीं करी, मैंने सीधे फॉर्मूला बना दिया, 10D के इक्वल आ रही है। अब 10 आपको पता है, D कितना है सर? D कॉमन डिफरेंस है, निकाल सकते हैं, खुद कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये एक AP फॉर्म कर रहा है, तो AP फॉर्म कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस तो हमेशा सेम रहना है। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना आएगा? -7 में से माइनस करूंगा मैं माइनस के 3 को, बोलो कितना आया सर? -7 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 4, -4। तो यहां पे पुट कर दिया कि सर 10 इंटू माइनस का 4, बोलो कितना आया कि सर माइनस का 40 आया, -40। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। बोलो कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेट हो गया, -40 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिना हमने A30 और A20 की वैल्यू कैलकुलेट करे, डायरेक्टली हमने फाइंड आउट कर दिया इसका आंसर। क्लियर सभी बच्चों को? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से इनको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन क्लियर? बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर भी कैलकुलेट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इज 0 ए टर्म ऑफ दिस AP, जस्टिफाई योर आंसर। कि सर कोई भी AP अगर मुझे गिवन है, ये एक AP मुझे गिवन है 31 28 25, इस AP की फर्स्ट टर्म है मेरे पास 31। कॉमन डिफरेंस मैं देख के बता सकता हूं 28 में से 31 को लेस करके, सर 28 माइनस 31 इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या इस AP की कोई एक टर्म 0 है? मुझे क्या पता सर कौन सी टर्म 0 है, मैं नहीं बता सकता ऐसे तो मैंने कहा कि सर मान लेता हूं इस 0 क्या इस AP की nth टर्म है, nth टर्म, तो nth टर्म को रिप्रेजेंट करता हूं सर AN से, जिसकी वैल्यू मैंने मान ली, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर आपने इस 0 को क्या माना है? इस AP की nth टर्म, ये क्या है 0? इस AP की nth टर्म है, और nth टर्म
किसकी वैल्यू क्या है, 0। अब n की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर देता हूं कि सर n की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। बोलो n की वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है किसी भी एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स सर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है और ना ही कभी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती है। हम जानते हैं सर n इज नेवर बी इक्वल टू ए फ्रैक्शन और ना ही ये इक्वल होता है एक नेगेटिव नंबर। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू कैलकुलेट करूं और वो कोई पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में आ गया तो मैं कह दूंगा सर 0 इसकी टर्म हो सकती है। लेकिन अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में आ गई तो मैं सीधे बता दूंगा सर ये तो पॉसिबल ही नहीं था, n की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, n की वैल्यू फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती, तो फिर इसका मतलब 0 जो है ना वो इस एपी की टर्म नहीं कहलाएगा। तो आपने सीधे nth टर्म का फॉर्मूला लिखा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ जरा कितने बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया कि सर an की वैल्यू 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू 31 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और d कितना है सर माइनस का 3। अच्छा 31 इधर भेजा तो ये आएगा माइनस का 31 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। करेक्ट। अब माइनस 3 को इधर भेज दो तो आपके पास एक तरह से क्या आ जाएगा कि सर n माइनस 1 इज इक्वल टू 31 अपॉन 3। अब क्या 31 में 3 का डिवाइड हो सकता है? कंप्लीटली पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में रहेगा। तो यहां से अगर मैं 1 को उधर और ट्रांसफर भी कर दूं ना तो सर ये क्या आएगा 31 अपॉन 3 प्लस 1। अब बताओ एलसीएम भी ले लूं कि सर 31 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 34 अपॉन 3। क्या है सर ये फ्रैक्शन में, ये कैसे में, ये किस फॉर्म में मिला मुझे n? एक फ्रैक्शन की फॉर्म में। और अभी आपने बोला था सर n तो कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, तो अगर n की वैल्यू एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको मिल रही है तो हम बोलेंगे सर 0 इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी, नॉट ए टर्म, 0 इज not a term of this given AP। इस गिवन AP की कोई भी एक टर्म नहीं है। ये इसका हम आंसर दे देंगे। हुआ सॉल्व इजीली। आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, इजी है। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है कुछ इस तरह का। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कि अगर मैं सर 1 किलोमीटर जाता हूं, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए तो ₹15 है, रुपीज कितना है सर 15 का है, और उसके बाद जितने किलोमीटर भी आप एक्स्ट्रा जाओगे, सपोज आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आपको ₹15 देना पड़ेगा, और एडिशनल आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो आपका रेंट टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा कि सर 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और एडिशनल आप 1 किलोमीटर चले हो तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके आपने बता दिया दैट इज इक्वल टू 23। करेक्ट। अगर आप सपोज 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 दिया आपने, और एडिशनल आप कितने ट्रैवल करा आपने 2 किलोमीटर, तो एडिशनल 2 किलोमीटर के लिए अलग से आपको पे करना पड़ेगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो सर ₹15 देना ही है, उसके बाद 2 किलोमीटर और ट्रैवल किया, पर किलोमीटर चार्ज है, एडिशनल पर किलोमीटर चार्ज है ₹8 का, तो 8 इंटू 2 बोलो कितना आया कि सर 15 और 16 ऐड करूंगा तो ये आएगा 31। बात क्लियर हुई। तो आपसे पूछता है डज नॉट फॉर्म एन एपी एज द टोटल फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, गिव रीजन। तो हमने देखा कि सर अगर मैं 1 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं, 1 फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल करता हूं तो उस केस में कॉस्ट मेरी कितनी आती है ₹15 की। अगर मैं 2 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं टोटल तो उस केस में कॉस्ट कितनी आ रही है कि सर ₹23 आ रही है। ₹23 का रेंट मुझे पे करना पड़ेगा, टोटल फेयर आएगा। और 3 किलोमीटर अगर मैं ट्रैवल करता हूं तो मुझे फेयर कितना पे करना पड़ेगा सर 31। अभी आपने कैलकुलेट करके दिखाना। ऐसे अगर मैं 4 किलोमीटर की बात करता तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो सर फर्स्ट किलोमीटर और एडिशनल आप कितना ट्रैवल करा सर 3 किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर का तो फेयर कितना है ₹15 का, एडिशनल 3 किलोमीटर के लिए आपको कितना और फेयर देना पड़ेगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो इसमें अगर मैं ऐड करके इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा सर ये आ जाएगा 39। 24 में 15 ऐड होगा तो ₹39। तो 4 किलोमीटर के लिए अगर ट्रैवल किया है तो आपको उस केस में फेयर कितना देना पड़ रहा है सर 39। तो एक्चुअल फेयर तो ये आ रहा है सर, ये कहां से लिख दिया,
ये कहां से लिख दिया, ये तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं था, ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं था। तो एडिशन जो हम फेयर कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक एपी फॉर्म करता है, एपी फॉर्म कर रहा है 23, 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे के किलोमीटर्स के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर कॉमन डिफरेंस इसमें देखोगे तो सब में 8 का दिख रहा है आपको, सबके अंदर 8 8 8 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। आगे भी कैलकुलेट करोगे तो 8 का ही डिफरेंस आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक एपी तो फॉर्म करता है, तो ये बोलता है डज नॉट फॉर्म एन एपी, डज नॉट फॉर्म एन एपी, क्योंकि इसने जो स्टेटमेंट जो फेयर कैलकुलेट किया था ना वही रॉन्ग था। एक्चुअल फेयर तो ये होगा, एक्चुअल फेयर तो सर ये होगा, और ये एक एपी फॉर्म करता है, फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी। कि सर ये जो सिचुएशन हमें गिवन थी ना, ये सिचुएशन इसमें जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, एपी 8 का दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे देखो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई है, in which of the following situation does the list of number involved form an AP। कि सर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई है, जैसे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें एक सिचुएशन दी हुई है, आपसे पूछता है कि क्या इसमें जो नंबर्स आएंगे, क्या वो जो नंबर्स आएंगे वो एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन पढ़ के देखते हैं। द फीस चार्ज फ्रॉम ए स्टूडेंट्स एवरी मंथ बाय ए स्कूल फॉर होल सेशन व्हेन द मंथली फीस इज ₹400। तो सर फर्स्ट मंथ की फीस, उसने मंथली फीस 400 की है। आप स्कूल जाते हो, आप भी पढ़ते हो, तो आप स्कूल की फीस पे करते हो। सपोज आपने फर्स्ट मंथ के लिए 400 रुपीज़ पे किया, नेक्स्ट मंथ की फीस क्या होगी सर, वो भी 400 होगी। उसके नेक्स्ट मंथ की फीस क्या होगी सर, वो भी 400 होगी। उसके नेक्स्ट मंथ की फीस क्या होगी सर, वो भी 400 होगी। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, ऐसे करते करते पूरे कंप्लीट सेशन के लिए 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स के लिए आपने फीस पे करी और सब में वैल्यूज कितनी है सर, 400 की, 400 की है। तो क्या ये नंबर्स जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, जरा देख लो सर। एपी सर ये डिफरेंस कितने का है, 0 का। डिफरेंस कितने का है सर, 0 का। डिफरेंस कितने का है सर, 0 का। डिफरेंस हमेशा 0 है, डिफरेंस 0 है। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 0, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो मैं कहूंगा यस सर एपी है, दिस इज एन एपी, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। ये इसका आंसर मैं कह देता कि अगर ये सिचुएशन मुझे गिवन है कि कोई एक स्टूडेंट है जिसकी मंथली फीस अगर 400 रुपीज़ है, और मुझे ये बोला जाता है कि सर मंथली फीस अगर 400 रुपीज़ है, तो क्या ये सिचुएशन में जो नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या वो एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं। यस सर एपी को फॉर्म कर रहे हैं। सामने आपके मैंने इसका सॉल्यूशन भी कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आपने ये भी सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन देखो। नेक्स्ट सिचुएशन क्या कहता है, द फीस चार्ज एवरी मंथ बाय ए स्कूल फ्रॉम क्लास 1 to 12th व्हेन द मंथली फीस फॉर क्लास 1 is 250 and it increased by ₹50 for the next हायर क्लास। कि सर अगर देखो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है, कि कोई एक स्कूल जो है वो एवरी मंथ फीस चार्ज करता है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बच्चों से, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बच्चों से। तो क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड है, क्लास थर्ड है, क्लास फोर्थ है, ऐसे करते करते कहाँ तक है सर क्लासेस, क्लास 12th तक है। ठीक है, तो खुद क्वेश्चन में दे रहा है क्लास 1 की मंथली फीस कितनी है कि सर 250। तो क्वेश्चन कहता है कि सर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट हायर क्लास में फीस क्या हो जाएगी, 50 रुपीज बढ़ जाती है। तो सेकंड क्लास की फीस कितनी हो गई सर, 250 प्लस 50। उसके नेक्स्ट, इसका मतलब कितनी हो गई सर 300 रुपीज। कि फर्स्ट क्लास की तो सर 250 रही, नेक्स्ट क्लास से क्लास सेकंड की फीस कितनी हो गई सर 300। अच्छा उसके नेक्स्ट क्लास की सर 300 प्लस 50 और कर दो, यानी कि सर 350। अच्छा उसके नेक्स्ट क्लास की सर 350 प्लस 50 और कर दो, यानी कि सर कितनी सर 400। ऐसे ही करते करते क्या आप आगे क्लास 12 तक की फीस कैलकुलेट कर सकते हो, बता सकते हो। तो क्या ये जो नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं सर। 300 में से 250 को लेस किया तो डिफरेंस आएगा सर 50 का। 350 में से 300 को लेस किया तो डिफरेंस आएगा सर 50 का। 400 में से 350 को लेस किया तो डिफरेंस आएगा सर 50 का। ऐसे ही फर्दर आगे की क्लासेस के लिए भी मैं डिफरेंस देखूंगा, तो सब में डिफरेंस दिख रहा है कितना सर 50 का। कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कहेंगे यस सर एपी है, दिस फॉर्म एन एपी, दिस सिचुएशन फॉर्म एन एपी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड सिचुएशन ये भी हमने सॉल्व कर दिया।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखो, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन फूड आइटम्स आफ्टर ईच सेकेंड व्हेन दे डबल इन एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में क्या हो रहे हैं, बैक्टीरिया डबल होते जा रहे हैं। कि सर अगर फर्स्ट सेकेंड के अंदर सपोज x बैक्टीरिया थे, तो नेक्स्ट सेकेंड 2 सेकेंड के बाद अब बैक्टीरिया क्या हो गए सर, उसके जस्ट डबल, यानी कि सर कितने 2x। तो नेक्स्ट थर्ड सेकेंड के बाद अब बैक्टीरिया क्या हो गए सर, पहले जितने थे ना उसके डबल, यानी कि सर कितना 4x। तो नेक्स्ट सेकेंड में यानी कि सर 4 सेकेंड के बाद बैक्टीरिया कितने हो गए सर, इसका डबल, यानी कि सर कितना 8x, एंड सो ऑन। ऐसे आगे हम बढ़ सकते हैं, आगे तक हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो क्या ये जो नंबर्स आ रहे हैं, क्या ये एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं? तो सर डिफरेंस देखना पड़ेगा। 2x में से x को माइनस करूंगा तो x आएगा, 4x में से 2x को माइनस करूंगा तो ये 2x आएगा, 8x में से 4x माइनस करूंगा तो कितना आएगा सर, डिफरेंस 4x का आएगा। तो डिफरेंस हम हमेशा सेम आ रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ x, यहाँ 2x, यहाँ 4x, डिफरेंस इज नॉट सेम। सो हम लिखेंगे सर नॉट एन एपी, ये एक एपी को फॉर्म नहीं कर रहा, नॉट एन एपी। आंसर कर दिया इजीली, इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व कर दिया, हो गया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 3 पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, समझो जरा। जस्टिफाई वेदर इट is true to say that the following are the nth term of an AP। कि सर ये क्या है, एक AP की nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर nth टर्म को, फर्स्ट वाले केस को देखो सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। अगर ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब an इज इक्वल टू 2n माइनस का 3। अब क्या ये अगर nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या ये एक AP को फॉर्म करता है? जरा चेक करके देखते हैं कैसे। कि सर ये nth टर्म की वैल्यू है, तो यहां पे अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगी सर, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, दैट इज a1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू, बोलो कितना, माइनस का 1। n इज इक्वल टू 2 पुट करके अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। n इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी आएगी सर, n की जगह 2, 2 2 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू सर 1। अगर n इज इक्वल टू 3 पुट करके देखूंगा तो इस केस के अंदर थर्ड टर्म आएगी मेरे पास, विच इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू सर 3। अच्छा अगर ऐसे ही n इज इक्वल टू 4 पुट करके देखूंगा तो यहां से मेरे पास फोर्थ टर्म आएगी, विच इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, एंड सो ऑन। ऐसे आगे की टर्म्स भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, जिसकी nth टर्म ये है। तो जो सीक्वेंस बन रहा है कि सर -1 1 then 3 then 5 एंड सो ऑन, ऐसे क्या ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है? सर अगर nth टर्म से मैं एपी को डिफाइन कर रहा हूं तो इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है जो आ रही है मेरे पास, अगर उनमें कॉमन डिफरेंस आता है, सेम आएगा, तो मैं कहूंगा सर ये nth टर्म जो है ना, ये एक एपी की nth टर्म है। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं दिखा तो फिर मैं कहूंगा सर ये एपी की nth टर्म नहीं है। तो यहां पे अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस कितने का है कि सर 1 में से -1 करूंगा तो ये आएगा कितना कि सर 2 का, 3 में से माइनस करूंगा 1 को, डिफरेंस आएगा सर 2 का, इनमें डिफरेंस करूंगा तो ये भी आएगा 2 का। डिफरेंस सेम है। आगे की और भी टर्म्स निकाल के आप चेक कर सकते हो, डिफरेंस हमेशा सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू सेम आ गई, 2 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एपी है। दिस इज एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। बिल्कुल है सर, ये एक एपी की nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एपी की nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या सेम इसी तरह से अब आप इन सभी को भी सॉल्व करके देख सकते हो कि सर अगर ये कहता है कि 3n² प्लस 5 ये एक एपी की nth टर्म को क्या ये डिनोट करता है? तो मैं इसे nth टर्म an से लिख देता हूं। an इज इक्वल टू 3n² प्लस का 5। अब अगर मैं यहां पे n इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आएगी, बोलो कितनी कि सर n की जगह 1 लिखो, 3 इंटू 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8। अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करूं तो मेरे पास सेकेंड टर्म आएगी, विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, 12 में 5 ऐड करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 17। करेक्ट, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 3 पुट करूं तो यहां से मेरे पास थर्ड टर्म आएगी, विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से 27, 27 में 5 ऐड करूंगा तो 27 और 5 32 हो गया। इसी तरह से अगर n इज इक्वल टू 4 पुट करूं तो n इज इक्वल टू 4 पुट करने पे 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, 48 में 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना 53। ये फोर्थ टर्म आ गई। अब क्या ये जो सीक्वेंस नंबर्स आ रहे हैं सर 8, 17, 32, 53 एंड सो ऑन, क्या ये एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं?
तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 17 और 8 का अगर डिफरेंस देखा तो ये आया 9 का। 32 और 17 का डिफरेंस देखा सर कितने का आ रहा है? 15 का। क्या ये एपी हो सकता है? सर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। बोलो आंसर कर दिया आपने, इजीली सॉल्व। ये क्वेश्चन भी सर सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट अब इस वाले को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। तो यहां पे इसे हमने nth टर्म लेट किया, an इज इक्वल टू 1 प्लस n स्क्वायर, 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगी फर्स्ट टर्म विच इज जिसको मैं लिख दूंगा a1 से 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो यहां पे मेरे पास a2 सेकेंड टर्म आ जाएगी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 3 प्लस 4 7। अच्छा मैंने n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो सर 1 प्लस 3 4 4 और प्लस 9 4 प्लस 9 बोलो कितना हो गया सर? 4 और 9 13 हो गया, करेक्ट। अच्छा अगर मैंने n इज इक्वल टू 4 पुट किया, 4 पुट किया तो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर, कि सर फोर्थ टर्म आ रही है मेरे पास, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, करेक्ट। ठीक है, तो क्या ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है? जरा चेक कर लूं। ठीक है, तो ये लिखा मैंने फर्स्ट टर्म सर 3, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 13 और फोर्थ टर्म 21 एंड सो ऑन, ऐसे आगे तक मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब अगर ये एपी को फॉर्म कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा कि सर इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 4 का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? कि सर 4 का। हो सकता है क्या सर? 21 और 13 का डिफरेंस कितने का है? सर 8 का। लो सर ये तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या आंसर दोगे? नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ये भी एपी को फॉर्म नहीं कर रहा, तो ये एपी नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर ये एपी नहीं को, एपी के nth टर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एपी के nth टर्म को नहीं रिप्रेजेंट करता। अब आपको एक ट्रिक बताऊं, कि ट्रिक बताता हूं आपको बच्चों, कि आपको इस तरह से कोई भी दे दे और पूछ ले क्या ये एपी की nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, आप देखते ही आंसर बता सकते हो कि सर अगर n की पावर n, देखो अगर कहीं पे भी कोई टर्म आपको लिखी हुई है इस तरह से, ये इस तरह से लिखी हुई है, कहीं पे भी स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर कुछ भी पावर में अगर आ गया ना कि सर n की पावर, n जहां पे एपी के nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, n की पावर जैसी आ गई ना तो उस केस में खेल खत्म है, वो एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जैसे यहां पे n की पावर 2 था, ये देखते ही आप बोल देते सर या n स्क्वायर आ चुका है, अगर n क्यूब भी होता है, n की पावर 4 भी होती ना तो भी मैं सीधे जैसे n की पावर जैसी चलनी शुरू हो गई ना, मैं कह दूंगा सर ये फिर एपी को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते ही आपके पास आंसर था। इस क्वेश्चन में भी आप देखते तो यहां पे भी n स्क्वायर दिख रहा है, अगर n स्क्वायर, n क्यूब, n की पावर 4, n की पावर 5, n की पावर 6 कुछ भी आपको इस तरह से टर्म दिखती है ना nth टर्म के अंदर, तो सीधा सा है वो एपी हो ही नहीं सकता। इसे देखते तो यहां पे n की पावर सिर्फ 1 है, तो n की पावर 1 अगर है तब तो वो एपी हो सकता है, लेकिन अगर 1 से की जगह कुछ और हो गई, कुछ भी और हो गई कि सर यहां स्क्वायर, क्यूब, 4 जो भी कुछ भी जैसी बढ़ती गई ना तो फिर वो एपी कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। तो देखते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, गेस कर सकते थे। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ ले तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे देखते कि सर जिसमें n की पावर 1 है ना उसे चेक करूंगा, जहां स्क्वायर, क्यूब इस तरह से दिख गया उसे तो पहले ही कैंसिल कर दो, उसे तो पहले ही कैंसिल कर दो, जिसमें पावर 1 दिखी बस उसे चेक करना है कि क्या वो एपी है या नहीं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व बच्चों। टेलीग्राम चैनल से आप अभी तक अगर हमारे नहीं कनेक्ट हुए हो तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया हुआ है, इसी पर आपको रेगुलर सेशंस की सभी अपडेट्स और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। आज हमने इतने क्वेश्चंस करे हैं एक्सरसाइज 5.2 के, तो होमवर्क देना तो बनता है। ये होमवर्क में आज 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देके जा रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके इनका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है बच्चों, लास्ट सेशन में 2 क्वेश्चंस मैंने ये आप लोगों को दिए थे, 2 क्वेश्चंस मैंने दिए थे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको 10th टर्म इसकी फाइंड करनी थी और यहाँ पे ए, डी और ए एन दिया हुआ था और एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तरफ से आंसर आया, मैं बता देता हूँ किस किस के आंसर आए। जैसे निधि की तरफ से आंसर आया बिल्कुल करेक्ट, निशाद की तरफ से भी आंसर आ गया था, थैंक यू, बहुत बढ़िया बच्चों। निशाद की तरफ से मैसेज भी था सर ऑसम सेशन, थैंक यू सो मच। हर्ष जो हमारे साथ
जुड़ा था कल के सेशन के अंदर, उसने भी मैसेज किया था, थैंक यू सो मच हर्ष। ओके, अंकित की तरफ से भी दोनों क्वेश्चंस के आंसर थे, गुरु भाई की तरफ से भी आंसर आ गए थे, बहुत बढ़िया। प्रियांशी की तरफ से भी सबसे पहले आंसर आ गया था, फिर गोविंद की तरफ से भी आंसर आया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आश्वी की तरफ से भी आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया। तो इन सब बच्चों ने कमेंट करके जरूर बताया। आप लोग आज के सेशन में जो होमवर्क देके जा रहा हूं, इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 5.3 पे हम बात करेंगे। उम्मीद है आज के सेशन में हमने जितने क्वेश्चंस करे, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, सारे कंसेप्ट्स भी आपके रिवाइज होते जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको दिल से मजा आ रहा है सेशंस को अटेंड करके, कुछ फायदा आपको लग रहा है, तो बच्चों अपनी तरफ से वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को, स्कूल फ्रेंड्स को, सबको बताया करो कि जो बच्चे घबराते हैं ना, उनका डर हम यहाँ पे दूर करेंगे, मैथ्स को उनको फील करना हम सिखाएंगे। तो बच्चों उन्हें भी बताया करो, ठीक है, कि आप लोग के लिए एग्जाम्पलर की सीरीज कंप्लीट स्टार्ट कर रखी है बच्चों। तो आप लोग को सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर जरूर करना है, और मुझे आज के होमवर्क का कमेंट करके जरूर बताना कि आंसर क्या आएगा। और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, तभी तो इम्प्रूव होगा बच्चों धीरे धीरे सभी चीज़ें। ओके, और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसे ही सेशंस का रेगुलर फायदा उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक। इसी जोश के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। बोलो तो कब करूंगा? कल करूंगा। कितनी बजे? शाम के 6 बजे। कहां पे? अपना अड्डा तो एक ही है, अड्डा 24/7 का क्लास 9, 10, 10 चैनल। तो इसी जोश के साथ आज के सेशन में मैं आप लोगों से यही अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मौज मस्ती कीजिए। बाय टू ऑल, बाय टू एवरीवन, बाय बच्चों, बाय बाय।